अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये लॉ गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है ऑर्डर 1 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो है सीपीसी के सारे सेक्शंस क्लियर किए, सेक्शंस का जो पोर्शन था वो सारा का सारा क्लियर किया और हमें एक चीज़ पता चली कि जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस को अमेंड करने का जो इख्तियार है वो किसके पास है? वो आपकी पार्लियामेंट के पास है। और जो हाई कोर्ट है, ये जो आपके ऑर्डर्स हैं, इनको अमेंड करने का इख्तियार किसके पास है? आपकी कंसर्न रेलेवेंट हाई कोर्ट के पास है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ कि हमें बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि आखिर ऑर्डर में और सेक्शंस में मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, जो आपके सेक्शंस हैं वो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और जो आपके ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स क्या करते हैं? वो ऑर्डर्स आपको डिटेल्ड प्रोसीजर बताते हैं। किस तरीके से? जैसे कि हमने सेक्शन नंबर 26 पढ़ा था। सेक्शन नंबर 26 किसके हवाले से था? सेक्शन 26 था आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के हवाले से, कि सूट को इंस्टीट्यूट किस तरीके से किया जाएगा। अब जो हमारे पास ऑर्डर है, तो ऑर्डर 4 ने हमें ये बताया कि इंस्टीट्यूट जब होगा सूट तो उसका डिटेल्ड प्रोसीजर क्या है, ये हमें ऑर्डर ने बताया। तो ये तो बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। अब अगर हम बात करें सीपीसी के अंदर आपके जो लॉ गेट का सिलेबस है उसके अंदर ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 1 के बाद ऑर्डर 6, 7, 8, 9 और उसके बाद फिर आपका ऑर्डर आ जाता है ऑर्डर 41 और फिर 43। देखें, ऑर्डर 1 किस चीज़ के हवाले से? ऑर्डर 1 है आपका पार्टीज टू सूट के हवाले से। पार्टीज टू सूट का मतलब क्या होता है? पार्टीज टू सूट का मतलब ये होता है कि कौन सी पार्टी के पास इख्तियार है कि वो सूट के अंदर जो है दाखिल हो सकती है। ठीक है, पार्टीज टू सूट के अंदर का मतलब क्या है कि कौन कौन शख्स एज अ प्लेंटिफ, एज अ डिफेंडेंट उसके सूट के अंदर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर 6 किसके हवाले से? ऑर्डर 6 है आपका प्लीडिंग के हवाले से। प्लीडिंग क्या है? प्लीडिंग आपकी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट ही बताती है कि प्लीडिंग जो आपकी प्लेंट होती है, रिटन स्टेटमेंट होती है, उसी को हम प्लीडिंग कहते हैं। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी जस्ट बेसिक आपको शॉर्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, इस ऑर्डर्स के बारे में। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 किस चीज़ के हवाले से? ऑर्डर 7 आ जाता है आपका प्लेंट के हवाले से। प्लेंट क्या होती है? देखें, जब भी एक प्लेंटिफ एक जो है मुकदमा फाइल करता है सिविल अदालत के अंदर, तो वो प्लेंट इंस्टीट्यूट करता है। जिस तरीके से हमने जो है उसके अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर एक बात पढ़ी कि क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर क्या होता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर स्टार्ट आगाज़ कहाँ से होता है? एफआईआर से। लेकिन सिविल लॉ के अंदर, सिविल प्रोसीजर के अंदर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जब होती है तो सबसे पहले प्लेंटिफ क्या करता है? प्लेंटिफ लेके जाता है प्लेंट, ठीक है, दावा। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट की बारी आती है। रिटर्न स्टेटमेंट जब, जाहिर सी बात है, जब डिफेंडेंट के जिसके खिलाफ प्लेंट इंस्टीट्यूट हुई है, जिसके खिलाफ प्लेंट अदालत में आती है, तो जो आपका डिफेंडेंट है वो क्या करेगा? उसको 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि वो क्या करे, वो रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाए। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे ऑर्डर 8 के अंदर। ठीक है, फिर ऑर्डर 9 ने क्या बात की? ऑर्डर 9 ने ये बात की कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, कि अगर एक पार्टी आती है एक पार्टी नहीं आती तो क्या होगा। ठीक है, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका रेलेवेंट इसका रूल है वो 9-13 है। आ रही बात समझ में? उसके बाद क्या है? उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट जो है वो आ जाता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस, कि अगर पार्टी नहीं आती तो अदालत के पास क्या इख्तियार है? क्या अदालत उस सूट को खारिज कर सकती है या नहीं कर सकती, या अदालत उस सूट को, उस मुकदमे को आगे लेके चलेगी? अगर प्लेंटिफ नहीं आता तो क्या डिफेंडेंट के पास कौन सा राइट है? डिफेंडेंट नहीं आता तो प्लेंटिफ के पास कौन सा राइट है? एक्स पार्टी हो सकती है या नहीं हो सकती। अंडरस्टैंड? फिर उसके बाद ऑर्डर 41 है, ऑर्डर फिर 43 है। ये दोनों के दोनों अपील के हवाले से, कि अपील किस तरीके से होगी, अपील का डिटेल्ड प्रोसीजर क्या है, वो हम पढ़ेंगे चल के। अंडरस्टैंड? अब सबसे पहले आप जो है अपने बैरक्स खोल लें। अब बैरक्स के अंदर सबसे पहले आपने खोलना है, ओपन क्या करना है? ऑर्डर 1 को। जब आप ऑर्डर 1 ओपन करते हैं तो ऑर्डर 1 किस चीज़ के हवाले से है? पार्टीज टू सूट के हवाले से। क्या है? पार्टीज टू सूट। अब इसका पहले, सबसे पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि ऑर्डर 1 जो है वो किस चीज़ के हवाले से है? पार्टीज टू सूट के हवाले से। पार्टीज टू सूट का मतलब क्या होता है?
पार्टीज टू सूट का मतलब ये होता है कि जो सूट है, सिविल सूट है, सिविल जो मुकदमा है, उसके अंदर कौन कौन पार्टी बन सकता है। सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर करें कि एक होता है प्लेंटिफ और एक होता है डिफेंडेंट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लेंटिफ वो शख्स जो क्या करे, जो अर्जी लेके आए कोर्ट में, जब कोर्ट के अंदर जो है क्या लेके आए, प्लेंट लेके आए। ठीक है, जिसके खिलाफ प्लेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिफेंडेंट। ये तो बेसिक डिफरेंस है, बेसिक क्वेश्चन है जो लॉ गेट के अंदर नहीं आता, लेकिन आपको थोड़ी बहुत भावना होनी चाहिए, इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया। अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं ऑर्डर 1 रूल 1 की, तो ऑर्डर 1 और रूल 1 क्या कहता है? ऑर्डर 1 और रूल 1 जरा आप खोलें तो वो कहता है कि हु में बी ज्वाइंट इज प्लेंटिफ। क्या कहता है? हु में बी ज्वाइंट एज प्लेंटिफ। ठीक है, कि कौन सा शख्स जो है प्लेंटिफ के तौर पे ज्वाइंट हो सकता है। क्या हर शख्स प्लेंटिफ बन सकता है? क्या हर शख्स प्लेंटिफ बन सकता है, या कोई कोई शख्स प्लेंटिफ बन सकता है? तो यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑल पर्सन्स। ठीक है, ऑल पर्सन्स का मतलब, पर्सन की डेफिनेशन जब हमने क्लियर की थी लास्ट टाइम, तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो पर्सन है उसके अंदर एसोसिएशन भी आ जाती है, उसके अंदर जो है आपकी कंपनी भी आ जाती है, उसके अंदर नेचुरल पर्सन भी आ जाता है। अब कह रहा है ऑल पर्सन में बी ज्वाइंट एज प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ जो है हर शख्स बन सकता है। क्या कर सकता है? हर शख्स प्लेंटिफ के तौर पे आ सकता है। फिर आगे इसने बात की, एज प्लेंटिफ टू हुम एनी राइट रिस्पेक्ट ऑफ अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट ट्रांजेक्शन ऑफ एक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अलेज टू एग्जिस्ट। जिसका किसी भी किस्म का, जिस शख्स का किसी भी किस्म का कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ हो। ठीक है, जिसका किसी भी शख्स, कोई भी ऐसा शख्स जिसका कोई भी ऐसा राइट पामाल हुआ हो कि वो जो है अदालत में जाके किसी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सके, तो वो शख्स क्या कर सकता है? वो प्लेंटिफ के तौर पे ज्वाइन हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है? रूल 2। अब रूल 2 ने क्या बात की? रूल 2 बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। क्या कहता है? पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। इसका क्या मतलब है? देखें, अदालत के पास ये इख्तियार है कि मिसाल के तौर पे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये दोनों बन जाते हैं प्लेंटिफ, ये दोनों बन जाते हैं डिफेंडेंट। ठीक है, प्लेंटिफ पी से मतलब प्लेंटिफ, डी से डिफेंडेंट, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब यहाँ पर अदालत के पास क्या इख्तियारात है? अदालत के पास ये इख्तियार है कि अदालत चाहे तो, अदालत की डिस्क्रेशन, कोर्ट की डिस्क्रेशन है कि कोर्ट चाहे तो कोर्ट सेपरेट ट्रायल भी चला सकती है। सेपरेट ट्रायल किस तरीके से? कोर्ट ये देखती है इसका मुकदमा अलग है, इसका मुकदमा अलग है, ए का मुकदमा तो सी के खिलाफ है, बी का मुकदमा तो डी के खिलाफ है। ठीक है, तो अदालत चाहे तो अदालत दोनों के मुकदमे अलग अलग चला सकती है। अंडरस्टैंड? जरूरी नहीं है कि एक ही मुकदमा हो, अदालत चाहे तो सेपरेट ट्रायल भी चला सकती है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आ जाते हैं ऑर्डर 3, हु मे बी ज्वाइंट एज डिफेंडेंट। कह रहा है कि डिफेंडेंट कौन बन सकता है? हर वो शख्स जो सूट में इन्वॉल्व है, हर वो शख्स जो सूट में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है, वो डिफेंडेंट बन सकता है। 3 क्या कहता है? हु मे बी ज्वाइंट एज डिफेंडेंट, कि डिफेंडेंट कौन बन सकता है? तो कह रहा है कि देखें, डिफेंडेंट हर वो शख्स बन सकता है जिसके खिलाफ आपको लगता है कि यार हो सकता है कि इसने भी मेरा जो है, इसने भी मेरे पैसे खाए हों। अब मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये है एक प्लेंटिफ, चले नाम ले लेते हैं, जुलैद है ये। ठीक है, मिस्टर जुलैद क्या करता है? मिस्टर जुलैद एक प्लेंटिफ है और मिस्टर जुलैद जो है जाता है अली के पास। अली एक ऑनर है शॉप का। अब अली के पास जाता है, वो कहता है कि यार मेरे आपकी तरफ कुछ पैसे हैं, या आपने जो है मेरे इतने पैसे खाए हुए हैं, या XYZ कुछ भी उसके कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह रहती है। अब मिस्टर अली उससे पैसे लेके चला जाता है कहीं बाहर। अब अली की जगह पे बैठ जाता है उसका भाई जिसका नाम है मुजम्मिल। ठीक है, अब क्या होता है? क्या जुलैद मुजम्मिल के खिलाफ मुकदमा कर सकता है? नहीं कर सकता? इस किस्म के क्वेश्चंस, इस किस्म के प्रीपोजिशंस, इस किस्म की जो है आपके लॉ गेट के अंदर सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें,
अगर जुलैद को लगता है कि मुज़म्मिल उसके पैसे वापस दे सकता है, ठीक है, या अगर जुलैद को ऐसा लगता है कि मुज़म्मिल ने उसके पैसे खाए, तो जुलैद दोनों के खिलाफ मुकदमा करेगा। अंडरस्टैंड? क्लियर हुई ये चीज़? अब नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो रूल कौन सा है? नेक्स्ट रूल आ जाता है रूल 4, जो कहता है कि कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और जॉइंट पार्टीज। क्या कह रहा है? कोर्ट में गिव जजमेंट, ठीक है, फॉर और अगेंस्ट जॉइंट पार्टीज। अब इसका क्या मतलब है? देखें, रूल 4 ये कहता है कि अदालत चाहे तो किसी के हक में दे दे, किसी के खिलाफ दे दे, मतलब पार्शली जो है प्लेंटिफ के हक में डिक्री पास कर दे और पार्शली डिफेंडेंट के हक में डिक्री पास कर दे। अदालत ये कह दे कि हाँ भाई प्लेंटिफ, आपके जो है डिफेंडेंट के खिलाफ, डिफेंडेंट के पास आपके 10 लाख रुपए हैं। वो कहता है हाँ बिल्कुल हैं, ठीक है, आप क्या करें कि आपको ये 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, बशर्ते ये कि आपके जो है आपने जो उसकी प्रॉपर्टी ली है वो प्रॉपर्टी भी आपको उसको वापस देनी है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ उसके हक में फैसला आ गया और कुछ उसके खिलाफ फैसला आ गया, तो इसको हम कहते हैं पार्शली और पार्शली इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ और पार्शली इन द फेवर ऑफ डिफेंडेंट। अंडरस्टैंड? फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है हमारा, वो नेक्स्ट रूल क्या कहता है? देखिए, इस रूल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है ना वो 110 है। अब ये 110 क्या होती है? जब आप प्रैक्टिस के अंदर जाएंगे तो आप अक्सर ये वर्ड सुनेंगे 110 ला देती है। अब ये 110 होती क्या है? 110 ऑर्डर 1 रूल 10। ऑर्डर 1 रूल 10 क्या है वो मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या है? उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास रूल, वो आ जाता है रूल 5, डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम। अब ये आपके सामने हालात है मार्करों के, कि कुछ दिन पहले ही अभी न्यू बिल्कुल 0 मीटर मार्कर, अब आपके सामने इसका रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। तो अब रूल 5 क्या कह रहा है? रूल 5 ये कह रहा है डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल क्लेम, नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल रिलीफ। देखें, अब होता क्या है, मिसाल के तौर पे प्लेंटिफ ये कहता है कि डिफेंडेंट ने उसके 20 लाख रुपए खाए। कितने? 20 लैक्स। लेकिन हकीकत ये है कि डिफेंडेंट कहता है कि मैंने तो इसके 5 लाख रुपए खाए। तो ज़रूरी नहीं है कि डिफेंडेंट उसके मांगे हुए पूरे पैसों पे खरा उतरे, ठीक है, जितना वो क्लेम कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि ऑल रिलीफ क्लेम पर ही उस पर जो है रिलीफ बनता भी हो। अंडरस्टैंड? उसके बाद क्या? उसके बाद है जॉइंडर ऑफ पार्टीज लायबल ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद 7 कहता है व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट होम रिड्रेस टू बी सॉट वेयर द प्लेंटिफ इज इन डाउट, ठीक है। अब दे रहे हैं ऑर्डर 7 रूल 7। रूल 7 क्या कहता है? डाउट याद रख लें, डाउट का वर्ड। देखें, रूल 7 ये कहता है सिंपली कि मिसाल के तौर पे होता यूं है कुछ, कि जब एक प्लेंटिफ है उसको एक शक है, क्या है, उसको एक डाउट है कि क्या ए ने उसके पैसे खाए हैं, क्या बी ने उसके पैसे खाए हैं, क्या सी ने उसके पैसे खाए हैं, डी ने उसके पैसे खाए हैं। क्योंकि ए के पास जाता है वो कहता है यार मैंने तो बी को दे दिए थे, जब बी के पास जाता है वो कहता है कि यार मैंने तो सी को दे दिए थे। अब वो करे क्या? तो रूल 7 के तहत वो सबके खिलाफ मुकदमा कर सकता है। अंडरस्टैंड? उसके बाद आ जाए रूल 8। रूल 8 कहता है 1 पर्सन मे सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द। अब देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 8 क्या कहता है? 1 ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। मिसाल के तौर पे 5 हमारे पास है प्लेंटिफ और 5 हमारे पास है डिफेंडेंट। तो क्या ज़रूरी है कि सब के सब कोर्ट के अंदर हाजिरी लगाएं? तो जब आप प्रैक्टिस के अंदर जाएंगे आप ये देखेंगे कि ये जो 4 प्लेंटिफ हैं ये एक अपनी जगह पे एक शख्स को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी जब ये दे देते हैं तो ये उसको अपने पावर्स डेलीगेट कर देते हैं कि हमारी जगह पे आप आएँ, हमारी जगह पे आप जो है सुनवाई के सारे काम करें, जो भी पैसे बनते होंगे, जो भी हमारा इंटरेस्ट बनता होगा वो हम आपको पे करेंगे। अंडरस्टैंड? तो ज़रूरी नहीं कि सब की सब पार्टीज़ ही यहाँ पर प्रेजेंट हों, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हुई चीज़। उसके बाद ऑर्डर 9 रूल 9। रूल 9 क्या है? मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर। रूल 9 क्या है? मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर। अब दोनों में फ़र्क क्या है?
ये दोनों वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो है आपके प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, अब देखें जो हमारे पास रूल 9 है, रूल 9 और रूल 10 दोनों के दोनों किस बारे में बात करते हैं? दोनों के दोनों मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर के बारे में बात करते हैं। रूल 9 तो सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करेगा तो मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर है क्या। उसके बाद जो 110 की मैं बात कर रहा था, ऑर्डर 1 और आपका रूल इसका 10, वो बात करता है कि मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर को आप किस तरीके से पार्टीज को ऐड करवा सकते हैं। देखिए मिस जॉइंडर होता क्या है? मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर। मिस जॉइंडर, no suit shall be defeated by the reason of the misjoinder or non-joinder of the parties of the court may in every suit deal with the matter of the controversy of the regards of the right of interest actually before it। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए मिस जॉइंडर की। मिस जॉइंडर वो शख्स, मिसाल के तौर पे एक ऐसी पार्टी है जिसको आपने एड नहीं करना चाहिए था, जिसको आपने एड नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जुलैद का कोई बनता ही नहीं है कि मैं उसके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई रिलीफ क्लेम करूं। वो तो बेचारा उस दुकान पे जो है काम मजदूरी करता है या उस दुकान पे बैठता है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको भी पार्टी बना दिया। मिस जॉइंडर मतलब कि ये इसको मिस करना है, इसको क्या करना है, इसको निकालना है। ठीक है, नॉन जॉइंडर, अब नॉन जॉइंडर की डेफिनेशन क्या है? नॉन जॉइंडर की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से कि मिसाल के तौर पे होता कुछ इस तरीके से, जिसके खिलाफ रिलीफ क्लेम बनता था मैंने उसके खिलाफ तो सूट ही फाइल नहीं किया, उसके खिलाफ मैंने सूट इंस्टीट्यूट किया ही नहीं, मैंने गलती से किसी और के नाम पे कर दिया। तो क्या होगा, जब मैं उसको ऐड करवाऊंगा या फिर वो खुद ऐड होना चाहेगा। ऐसे अक्सर होता है कि ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। अब इनमें से ए और बी क्या है? ए और बी सिस्टर्स हैं। अक्सर सी और डी क्या करते हैं कि ई के खिलाफ अपना जो है अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करने जाते हैं। ए और बी जो कि क्या हैं, जो कि फीमेल्स हैं, सिस्टर्स हैं सी और डी की, ये कहते हैं क्या हमारा जो है राइट बनता है। क्या बनता है? हमारा राइट बनता है। तो क्या होगा, तो ये जब ऐड होना चाहेंगे तो इनको हम कहेंगे नॉन जॉइंडर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको ऐड करवाने के लिए पार्टी को, या फिर स्ट्राइक आउट करवाने के लिए। स्ट्राइक आउट मतलब कि उस पार्टी को उस सूट से निकालने के लिए हम 110 की एप्लीकेशन देते हैं, जिसको हम कहते हैं सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। अगर कोई रॉन्ग प्लेंटिफ या रॉन्ग डिफेंडेंट के लिए कोई भी जो है सूट इंस्टीट्यूट हो जाए तो 110 की एप्लीकेशन। आई वांट टू बी एडेड एज पार्टी, मैं जो है पार्टी की तरह ऐड होना चाहता हूँ, इसको हम जो है क्या करेंगे, वो पार्टी क्या करेगी, 110 की एप्लीकेशन लगाएगी। ठीक है, अब इसका इफ़ेक्ट क्या है? इसका इफ़ेक्ट कोई ख़ास नहीं है, इससे सूट पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे सूट पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपने याद रखना है। दूसरी बात ये, कोर्ट में स्ट्राइक और एड पार्टीज़, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट क्या करे, कोर्ट जो है उस पार्टी को या तो एड कर सकती है या फिर जो है उस पार्टी को स्ट्राइक आउट कर सकती है। अब मिसाल के तौर पे होता कुछ इस तरीके से कि ए और बी है, ए और बी क्या करते हैं, ए और बी पार्टी की तरह एड होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? एड होना चाहते हैं। जब वो पार्टी की तरह एड होना चाहते हैं तो वो जो है कोर्ट को एप्लीकेशन देते हैं। अब जिस पार्टी को उनको स्ट्राइक आउट करवाना था कि ये तो पार्टी बनती नहीं है, ये तो हमारे किराएदार है, इन्होंने तो गलती से इसकी तरफ मुकदमा कर दिया, दायर कर दिया है, तो क्या होगा, तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट जो है उस पार्टी को क्या करे, सब रूल 2 जब आप पढ़ेंगे, कोर्ट में स्ट्राइक आउट पार्टी, कोर्ट चाहे तो कोर्ट उस पार्टी को स्ट्राइक आउट कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप ही जो है स्ट्राइक आउट करवाएं। अगर कोर्ट खुद ये देखती है कि यार ये तो पार्टी ही नहीं है और जो है इसने गलती से इसके खिलाफ मुकदमा फाइल कर दिया है, तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन पर, अपनी जो है स्वाबदिदी इख्तियार पर उस पार्टी को वहाँ से रिमूव करवा सकते हैं, उस पार्टी को वहाँ से स्ट्राइक आउट करवा सकती है। अंडरस्टैंड? तो ये था रूल ऑर्डर 1, जिसके अंदर आज हमने 1 से लेकर 10 तक पढ़े। अब देखें ये जो रूल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अब अगर आपसे ये पूछ लीजिए कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रूल कौन सा है, तो इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है आपका रूल 10, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम जो है इस बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं आपकी एडिशन ऑफ पार्टी की, कि पार्टी को किस तरीके से ऐड किया जाता है, पार्टी को किस तरीके से स्ट्राइक आउट किया जाता है, ये हम जो है रूल 10 के अंदर बात करना। और रूल जो है 8 भी इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर हम जो है पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं प्रैक्टिस के अंदर। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।